नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं रेहन पर रघु का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए सुनिए। बहुत ही शानदार उपन्यास है। उपन्यास के बारे में मैंने पहले बात कर रखी है, आपने पढ़ी भी होगी। बहुत ही चर्चित और प्रशंसित उपन्यास है और इसे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। काशीनाथ सिंह बहुत ही बेजोड़ उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं रेहन पर रघु का अगला भाग। खंड 2 भाग 1। काफी समय लग गया रघुनाथ को घर पर रहने की आदत डालने में। वे रहे तो गांव में ही, लेकिन गांव के नहीं रहे। गांव ही वह नहीं रहा तो वह गांव के क्या रहते। पहाड़पुर जाना जाता था अपने बगीचों, मसवार और पोखर के कारण, जहाँ चिड़ियों की चहचहाहटें और गायों भैंसों के रंभानी और बैलों की घंटियों की टनटनाहट से बस्तियां गूंजती रहती थीं। लेकिन सब अब पेड़ कट गए थे, बंसवार साफ हो गई थी और पोखर धान के खंधों में बट गई थी। बगीचे के बीच से एक नहर गई थी जिसके किनारे प्राइमरी स्कूल खुल गया था। उसी के बगल में दवाखाना के लिए जमीन भी ले ली गई थी। अंबेडकर गांव हो जाने के बाद पहाड़पुर तेजी से बदल रहा था। गांव में बिजली आ गई थी, केबल की लाइनें बिछ गई थीं, अखबार लेकर हाकर आने लगे थे। कुछ घरों में टीवी, पंखे और फोन भी लग गए थे। चौरे पर खड़ंजा बिछा दिया गया था। खपड़ेलों के कुछ ही मकान रह गए थे, बाकी सब पक्के थे। जो पक्के नहीं थे उनके आगे ईंटें गिरी नजर आती थीं। रघुनाथ खुद को टीवी और अखबार में व्यस्त रखते थे। शौक तो उपन्यास पढ़ने का था, लेकिन उपन्यास कॉलेज के पुस्तकालय में थे, जहां जाना उन्हें बंद कर दिया था। हाँ, वे ही उपन्यास दोबारा पढ़ रहे थे जिन्हें कभी पढ़ चुके थे। महीने में एकाध बार नगर में पेंशन ऑफिस का चक्कर जरूर लगा लेते थे। गांव में वे न किसी के यहाँ जाते थे, न उनके यहाँ कोई आता था। वे लड़कों बच्चों की लिखाई पढ़ाई के ही काम के आदमी समझे जाते थे, बाकी मामलों में फालतू। मगर सम्मान सब करते थे, छोटे बड़े सभी, बल्कि अगड़ों से ज़्यादा पिछड़े और दलित। इसलिए कि रघुनाथ उनके किताब कॉपी से लेकर दाखिले और फीस माफ़ी तक जो भी कर सकते थे अब भी करते थे। वे गांव घर के प्रपंचों और लफड़ों से निर्लिप्त, बड़े सीधे सरल और सज्जन आदमी के रूप में सबके प्रिय थे। लेकिन वे सबके प्रिय नहीं थे। ठकुरान के, जिसे वे अपना घराना बोलते थे, उसके लड़के उन्हें नापसंद करते थे और इसके कारण थे। एक तो जब मंडल आयोग लागू किया गया था तो उसका स्वागत करने वालों में कॉलेज में अकेले अगड़े अध्यापक रघुनाथ थे। दूसरे, जब जब चमटोल के हलवाहे हड़ताल की धमकी देते थे, वे मानते थे कि यह वाजिब है और उनका हक है। उपाय क्या है यह बताओ। उपाय है या तो उनकी मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार करें या फिर एक ट्रैक्टर खरीदें। और चूंकि हम में से कोई एक इस हैसियत में नहीं है कि अकेले खरीद सकें, इसलिए हर पीछे दाम बांध दें, सब लोग मिलकर खरीदें। ये बातें हुई थीं बब्बन कक्का के दरवाजे पर, जब घराने के सभी बड़े छोटे जुटे थे। चलाएगा कौन? ड्राइवर के साथ हेल्पर चाहिए, खलासी चाहिए। अपने ये लड़के जो पिछले 7-8 साल से कंपटीशन के नाम पर गांव से नगर और नगर से गांव मोटरसाइकिल पर मटरगश्ती कर रहे हैं, जब नौकरी का कोई ठिकाना नहीं तो यही करें। रघुनाथ बोल तो गए, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि गलती हो गई। लड़कों के चेहरे तमतमा उठे, आंखें लाल हो गईं। लेकिन सामने बुजुर्ग थे, वे कसमसा कर उठे।
उनमें से कुछ रिसर्च कर रहे थे, कुछ कोचिंग कर रहे थे, कुछ के अंतिम चांस थे, कुछ कंपटीशन के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। वे बीच में किसी तरह की कोई बाधा नहीं चाहते थे। इस तरह का प्रस्ताव ही अपमानजनक था उनके लिए। यह तो कोई नहीं जानता कि किसके भाग्य में क्या लिखा है और क्या कहेंगे लोग कि यही ट्रैक्टर चलाने के लिए किया था एमए और एमएससी और पीएचडी। इन्हें जो कहेंगे सो कहेंगे, आपको क्या कहेंगे? आप तो बाप हैं, सब लाज घोल कर पी गए हैं क्या? लेकिन उनमें से कोई बोले उसके पहले ही आहत स्वर में बब्बन कक्का ने कहा, रघु जाने दो, क्या कहें तुमसे, तुम्हारे बेटे इनकी हालत में होते तो आज ऐसा ना बोलते। रघुनाथ उठे और घर चले आए चुपचाप। उन्हें दुख यह था कि उन्होंने वहाँ वही बात की थी जो उनके लड़कों के बाप खुद उनसे या आपस में या अपने बेटों से ही झल्ला कर कहते थे। निठल्ले, कामचोर, यह भी किसी से छिपा नहीं था कि कोचिंग, फॉर्म, टेस्ट उनमें से कईयों के लिए नगर के दोस्तों से मिलने जुलने के बहाने थे। इसे रघुनाथ ही नहीं, उनके गार्जियन भी समझते थे कि कोटा या आरक्षण एक ऐसा कवच मिल गया है उन्हें, जिसका इस्तेमाल वे अपनी असफलताएं छिपाने के लिए करते हैं। लेकिन इन्हीं मुश्किलों का हल उन्होंने सुझाया तो बेटे ही नहीं, बाप भी बुरा मान गए। इसके बाद से न तो कभी किसी ने रघुनाथ को बुलाया, न उनसे पूछा और न उन्होंने सलाह दी। हाँ, उनके यहाँ एकमात्र आने वाले रह गए थे छब्बू पहलवान। वे क्यों आते थे, वह भी शुरू से इसका उत्तर न छब्बू के पास था न रघुनाथ के पास। किसी के पूछने पर बस इतना कहते थे, अच्छा लगता है, शांति मिलती है। वे जब भी आते थे गांजा, भीगी साफी, चिलम, रस्सी के टुकड़े और माचिस के साथ। अकेले इत्मीनान से दम लगाते और खटिया पर लेट रहते। इधर कुछ सधवा गए थे, जब तब बोल उठते, मास्टर कक्का, पता नहीं काहे अब जीने का मन नहीं करता। एक बार उन्हें चुप और उदास देखकर रघुनाथ ने पूछा, क्या बात है छब्बू, इस तरह क्यों लेटे हो? छब्बू ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, कक्का, आज भोरहरी में सपने में बजरंगबली आए थे। बोले, छब्बू, तुम जो पाप कर रहे हो उसका प्रायश्चित भी तुम ही को करना होगा, दूसरे को नहीं। जब तुम जानते हो कि पाप है तो क्यों करते हो? मैं देखते ही बेबस हो जाता हूँ मास्टर कक्का, क्या बताऊँ आपसे। रघुनाथ दिशा फरागत के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। बोले, लेकिन छब्बू, मैं एक बात तुमसे कह रहा हूँ, याद रखना, जब तक उनकी हड़ताल चल रही है तब तक भूल कर भी चमटूल में कदम मत रखना। कोई भरोसा नहीं है किसी का। बात तो सही कह रहे हैं कक्का, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए। अगर ढोला बुलाएगी तो पत्थर पड़े चाहे बज्जर गिरे, मैं न सुनूंगा, न देखूंगा, चल दूंगा। जब तुम्हें किसी की मानना ही नहीं तो जो इच्छा हो करो। रघुनाथ बड़बड़ाते हुए सिवान की तरफ चले गए, जिधर बब्बन सिंह का पंपिंग सेट था। यह हड़ताल का 7वां दिन था। आषाढ़ शुरू हो गया था और अब की पानी जमकर बरसा। हलवाहों ने हड़ताल की थी ऐसे ही वक्त पर, खेत की जोत, बन्नी और कीड़ा को लेकर, हरोड़ी और खलिहानों को लेकर। हड़ोली कहते हैं हल जोतने की मजूरी। बाबा आदम के ज़माने से चले आ रहे रेट पर काम करने से इनकार कर दिया था हलवाओं ने। बीच बीच में भी हड़तालों की थी या बीच बीच में भी हड़तालें की थीं उन्होंने, लेकिन ठाकुरों ने थोड़ा बहुत बढ़ाकर और उन्हें समझा बुझाकर ठीक कर लिया था। लेकिन अब की आर पार की लड़ाई थी। इसमें गोबर पाथने वाली उनकी औरतें और लड़कियां भी शामिल थीं। नतीजा यह
कि खेतों से लेव का पानी सूखने लगा था। चरनी पर बंधे मवेशी गोबर मूत में ही उठ बैठ रहे थे और पूरा ठकुरान गंदगी से बजबजा रहा था। इस बार इस बार की हड़ताल को समझने में ठाकुर गच्चा खा गए थे। हलवाहे न थक हार आए, न गिड़गिड़ाए, न उनके चूल्हे बुझे। जरूरत भी पड़ी तो अहिरान गए, इधर नहीं आए। पूरे इलाके की चमटोलों का भविष्य पहाड़पुर की हड़ताल पर टिका था, इसे वे समझ गए थे। ठाकुर रात भर बब्बन सिंह के दरवाजे पर पंचायत कर रहे थे और मुंसफ, जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर, डॉक्टर न हो सकने वाले उनके बेटे उन्हीं के पंपिंग सेट पर बैठक। वे रोज शाम को 7-8 बजे वहीं जुटते, कभी गांजे का दम लगाते, कभी दारू की बोतलें खोलते और चमटूल को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर देने की योजना बनाते। कैसे ठीक किया जाए, कब ठीक किया जाए, ठीक करने का तरीका क्या हो, वे सारी समस्याएं थीं जिनके बारे में वे गंभीरता से विचार करना शुरू करते और तीसरी क्लास तक पहुंचते ही कोरस गाने लगते। गाए चला जा, गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। जैसे ही यह खत्म होता वैसे ही इंटरनेशनल शुरू हो जाता। मन में है विश्वास, हो मन में हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस दौरान राम भरोसे दुबे, जो पड़ोसी गांव के थे और भंग की लती थे और उसे छोड़कर इस मंडली के नियमित सदस्य बने थे, पंचांग खोलकर मुहूर्त देखते रहते कि ठीक करने की तिथि कौन सी हो। उन्होंने समय तो बता दिया था, कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात, लेकिन किस महीने की अमावस्या हो, इस बारे में वे आश्वस्त नहीं हो पा रहे थे। इधर हड़ताल खींचती हुई चली जा रही थी और खरीफ की फसल की उम्मीदें खत्म हो रही थी कि इसी दरमियान एक दिन नहर के रास्ते एक ट्रैक्टर धड़ धड़ करता हुआ आया और अहिरान में दशरथ राउत के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसे लेकर आने वाला और कोई नहीं, जसवंत था, दशरथ का बेटा। दशरथ के 4 बेटे थे, 2 गांव पर और 2 मध्य प्रदेश के कोरबा में। गांव वाले दूध और खोआ का व्यवसाय करते थे और कोरबा वालों में बलवंत कोलियरी के में ठेके पर लेबर सप्लाई करता था और जसवंत देसी दारू की भट्टी चलाता था। जसवंत जब तक गांव पर था लुच्चा, लफंगा और लतखोर माना जाता था। भागा भी था तो बाप से मारपीट करके। शुरू में मध्य प्रदेश से पुलिस भी आई थी 1-2 बार उसे ढूंढते हुए, लेकिन बाद में सुधर गया था धीरे धीरे। इधर जब भी गांव आता था, भैया, बाबू, कक्का से नीचे किसी से बोलता नहीं था। कहा करता था कि परदेश में सब कुछ है, इज्जत नहीं है। चाहे जितना कमा लो, रहोगे तो 2 नंबर के ही आदमी। 2 नंबर माने 2 कौड़ी। अब यह सारा कुछ छोड़ छाड़ कर गांव ज्वार की सेवा करना चाहता था। संयोग ही ऐसा था कि वह पिछले 1-2 बार से जब जब आया, गांव हड़ताल की चपेट में रहा। वह न इधर था न उधर, उसका उठना बैठना दोनों के बीच था, ठाकुरों के भी, हलवाहों के भी। उसने अपनी ओर से दोनों के बीच सुलह समझौते की पूरी कोशिश की, लेकिन नज़दीक आने के बजाय दोनों एक दूसरे के खिलाफ और दूर होते चले गए। जसवंत ने उन दोनों को जवाब दिया ट्रैक्टर लाकर, जो चिढ़ाते रहते थे कि अहीरों की बुद्धि उनके घुटनों में होती है, शायद इसलिए कि वे घुटनों के बीच बाल्टी दबाकर गाय या भैंस धोते हैं। ये ब्रैकेट में लेखक ने डाला है। ट्रैक्टर खलिहान में खड़ा था। ट्रॉली, कल्वीटर, हार्वेस्टर और थ्रेशर के साथ गेंदे की मालाएं पहने, उनके बगल में खटिया पर डंडे के साथ दशरथ बैठे थे। गांव के बच्चे उसे घेरे थे, कुछ छू कर देखना चाहते थे, कुछ ट्रॉली पर चढ़ना चाहते थे। दशरथ खींच रहे थे और डंडा पटक पटक कर उन्हें भगा रहे थे।
जब तक कथा और हवन नहीं हो जाता तब तक लोगों की नज़र से बचाए रखना था इसे। भगवंत उर्फ भग्गू के जिम में दूसरा काम था। वो कॉपी और कलम के साथ इधर से उधर भाग दौड़ रहे थे। किसानों के लिए सबसे मुश्किल और परेशानी के थे ये महीने। अगहनी के खेत तैयार थे, खेती पिछड़ रही थी, जल्दी से जल्दी जुताई और बुआनी करनी थी। इसके बाद तो रवि का नंबर लगना था। बड़े मौके से आया था ट्रैक्टर। तारीखों की लूट मची थी। भाड़ा चाहे जो लो, बीघे के हिसाब से, और भाड़ा भी क्या लेना था, वही जो रेट बांध दिया था 2 कोस दूर इकबालपुर के काशी सिंह ने अपने ट्रैक्टर का। कथा के अभी 3 दिन बाकी थे। अगले 3 महीने के लिए सारी तारीखें बुक। दशरथ, जिन्हें कभी कोई पूछता तक नहीं था, उनकी बल्ले बल्ले थी। उन्हें पूछने वाले वे थे जो नए घर और द्वार बनवा रहे थे, माटी और खपरेल के मकान गिराकर। जब बिजली आ गई थी तो उसके स्टैंडर्ड का घर होना चाहिए, दिया बाती और लालटेन वाला नहीं। ऐसे लोगों में सिर्फ पहाड़पुर के ही नहीं, पास पड़ोस के भी थे। किसी को ईंटें चाहिए, किसी को सीमेंट, किसी को बालू, किसी को गिट्टी, किसी को लोहा, लक्कड़। गन्ने भी तैयार हो रहे थे शुगर मिल के लिए। जब ट्रॉली थी तो 100 काम थे। दशरथ सबकी सुनते और सब्र रखने के लिए कहते। सब होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन सबका काम होगा। ठाकुर भौचक सदमे में थे। वे हमेशा उन्हें अपने से नीचा समझते थे, लेकिन अब उनकी चिरौरी के दिन आ गए थे। उन्हें अफसोस हो रहा था कि यही बात जब रघुनाथ ने कही थी तो उन्होंने क्यों नहीं सुनी थी तब। खंड 2 का पहला भाग समाप्त। कैसा लगा? अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में या चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने अनुभव से हमें ज़रूर अवगत करवाइएगा, जिससे कि अगर कोई सुझाव है तो उस सुझाव को मैं इसमें अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकूं, उस सुझाव को शामिल कर सकूं और अच्छे और बेहतर वीडियो लेकर दोबारा आपके सामने उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।